So this is the first class for O levels business, either it's GC or IGCSE. So we are going to understand that what is business studies, how the syllabus is designed, how what is the paper pattern, how many number of papers are there, and how paper one and paper two is different from each other. So let's start. हमारे पास सबसे पहली चीज ये that you need to understand is that you are going to appear for ordinary level. And what is ordinary level? Ordinary level is O levels. A levels is advanced and O levels is ordinary level. That is the basic level. Secondly, हमारे पास that you are going to appear for the syllabus name which is known as business studies. Now this is a particular syllabus name that you are going to study. So make sure that when you are going to research online and when you are actually searching for the syllabus or the material online, so you need to remember that this is the syllabus name for which you are going to appear in the May-June 2026. Now we have a syllabus code which is known as 7115. Now this is the syllabus code for O levels business studies. ये हमारे पास ऑर्डिनरी बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कोड है 7115. तो सर क्या ये सिलेबस कोड हमें याद रखना ज़रूरी है? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगेन फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रजिस्टरिंग योरसेल्फ, लेट्स सपोज यू आर अ प्राइवेट स्टूडेंट, तो स्कूल्स के अंदर और हमारे पास जो दूसरे एजुकेशन सेंटर्स होते हैं उसके अंदर तो हमारे पास एडमिन और मैनेजमेंट होती है जो कि स्टूडेंट्स को रजिस्टर करती है. लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अपेयर ऑनलाइन, तो जब आप ऑनलाइन अपेयर हो रहे होंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिए पीछे कोई मैनेजमेंट नहीं है एंड यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ प्राइवेटली, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 7115 इज़ द सिलेबस कोड फॉर विच यू आर गोइंग टू अपेयर. क्योंकि अगर आपने कोई दूसरा सिलेबस कोड सेलेक्ट कर लिया तो आपका पेपर डिफरेंट होगा, आपका सिलेबस डिफरेंट होगा. सो 7115 इज़ द सिलेबस कोड फॉर विच यू आर गोइंग टू स्टडी एंड यू आर गोइंग टू अपेयर इन द May June 2026. I hope it's clear. So this is the syllabus name and this is known as the syllabus code. Now, so what is the paper pattern for O levels business? अब यहाँ पे एक चीज़ को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ इज़ द सब्जेक्ट इन द कॉमर्स. मतलब अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो पेपर वन होता है उस पेपर वन के अंदर यू हैव MCQs. बट इन बिजनेस स्टडीज़ बोथ ऑफ द पेपर्स आर स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ द पेपर्स आर थियोरिटिकल. इसके अंदर कोई MCQs आपके पास नहीं है. दोनों के दोनों पेपर्स के अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड पेपर होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा. तो एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाती है कि आपके पास MCQs का ऑप्शन नहीं है. तो सर पेपर पैटर्न क्या है हमारे पास? आ जाए, लेट्स ब्रेक डाउन द पेपर पैटर्न, दैट हाउ मेनी पेपर्स आर देयर एंड व्हाट इज द कंटेंट और हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस द सिलेबस ऑफ द बिजनेस. तो हमारे पास एक पेपर है दैट इज नोन एज पेपर वन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज पेपर टू. अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं. अब जब वो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, तो ये होता है कि उनके पास बैकग्राउंड के कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दे आर अपेयरिंग. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंसेस बैकग्राउंड से हमारे पास आ रहे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और वो ड्रॉप करके हमारे पास बिजनेस ऑप करते हैं या कॉमर्स ऑप करते हैं. या फिर हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास एंड दे आर फेमिलियर विद द पेपर वन एंड पेपर टू, स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं. तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है. तो अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है हमारे पास कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. Either whether you are the private student, whether you are a normal regular student, you go to the school regularly, कुछ भी है आपके पास, we are going to start from the scratch and we are going to touch each and every part of the syllabus and the aspect of the exam. तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि सर व्हाट इज पेपर वन एंड व्हाट इज पेपर टू एंड हाउ दीज बोथ पेपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो आज पेपर वन के कंटेंट को ज़रा डिस्कस करते हैं. पेपर वन के अंदर हमारे पास टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 80 मार्क्स. सो द पेपर वन इज ऑफ 80 मार्क्स एंड पेपर टू इज ऑफ 80 मार्क्स. तो अभी तक यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि दोनों पेपर 80 मार्क्स के. सेकेंडली पेपर वन की जो वेटेज है दैट इज 50% और पेपर टू की भी जो वेटेज है हमारे पास वो है 50%. तो अभी तक हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेटेज, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, बोथ पेपर्स आर इक्वल.
नंबर 3 हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है पेपर 1 के लिए दैट इज़ 1 आवर 30 minutes. That means you have 90 minutes to solve the paper 1, and similarly in paper 2 the examiner is going to provide you 1 hour 30 minutes. That means you have 90 minutes to solve the paper 2 as well. तो अभी तक हमारे पास टाइम ड्यूरेशन वेटेज मार्क्स से कोई भी डिफरेंस नहीं है। फोर्थ हमारे पास इन पेपर 1 द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू 4 क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। इसी तरीके से पेपर 2 के अंदर भी द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू 4 क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ वेटेज, बोथ द पेपर्स आर सेम। लास्टली हमारे पास जो पेपर 1 है, उस पेपर 1 के अंदर हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कंपलसरी हैं। It means there is no choice in paper 1, and similarly in paper 2 the examiner is going to provide the questions that are compulsory. तो इसका मतलब क्या है कि you have no choice neither in P1 nor in P2. Both the papers are compulsory. अभी तक अगर देखा जाए हमारे पास entirely paper 1 और paper 2 में हमारे पास as such कोई भी difference highlight नहीं होता। मार्क्स हमारे पास सेम है, वेटेज ऑफ द पेपर हमारे पास सेम है, टाइम ड्यूरेशन हमारे पास सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास सेम है और नेचर ऑफ द पेपर भी हमारे पास सेम है, दैट इज कंपल्सरी। तो सर हमारे पास डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2? अब यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, एंड यूजुअली इन द फर्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ देखें आप, 50% 50%, एंड दिस इज हाउ बेसिकली द रिस्क वर्क्स। पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स में हमारे पास होते हैं 30 एमसीक्यूज और 70 मार्क्स का पेपर। लेट सपोज 30-70 का रेशियो है, पेपर 1 इज ऑफ 30% एंड पेपर 2 इज ऑफ 70%। इसी तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर भी 30-70 का डिवीजन है। अब होता क्या है हमारे पास कि जब एक बच्चा इकोनॉमिक्स का पेपर 2 देकर आता है, उसके 12-15 दिन के बाद जून के अंदर उसका पेपर है 30%। तो पेपर 2 हैज़ द मेजर एरिया, द पेपर 2 इज ऑफ 70%, तो उसका जो रेशियो है वो ज़्यादा है, उसकी वेटेज ज़्यादा है। तो अगर उसका पेपर 2 खराब हो गया तो उसका मतलब देयर इज़ अ चांस कि उसका पेपर 1 भी खराब। एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है अगर उसका पेपर 2 खराब हो गया तो उसका मतलब 70% वो मार्क्स लूज़ कर गया अपने। अब उसके पास सिर्फ़ 30% है। तो इसका मतलब क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में, बिकॉज़ ऑफ द लोअर वेटेज इन ऑफ पेपर 1। लेकिन बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 50% पेपर 1 है और 50% पेपर 2 है। तो इन केस अगर आपका 50% पेपर अच्छा नहीं होता, लेट्स सपोज 16th ऑफ मई को आपका पेपर 1 है और 20th ऑफ मई को आपका पेपर 2 है। तो अगर 50% आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो स्टिल यू हैव 50% इन योर हैंड्स। आप उसको मैनेज कर सकते हो, अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर आसान है कि इन केस 50% अगर आपका पेपर खराब हो जाता है तो स्टिल यू हैव 50% इन इन योर हैंड्स इन पेपर 2, एंड यू कैन इंप्रूव योर ग्रेड एंड यू कैन अपलिफ्ट योर ग्रेड। सो दिस इज द केस जो यूजुअली मैं यहाँ पे बच्चों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब आ जाए ज़रा, हमें एक चीज़ को डिस्कस करना था यहाँ पे कि सर पेपर 1 पेपर 2 इज़ इंटायरली सेम, दैर इज़ नो सच डिफरेंस टिल नाउ। अभी तक हमने कोई भी डिफरेंस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिस्कस नहीं किया। तो सर डिफरेंस क्या है? पेपर 1 के अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ डेटा रिस्पॉन्स, while in paper 2 the examiner is going to provide you a case study. So this is the difference between paper 1 and paper 2. पेपर 1 के अंदर डिफरेंस ये है, पेपर 2 के अंदर डिफरेंस ये है। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 इज दिस। तो क्या सिलेबस डिफरेंट होता है सर? यूजुअली होता ये है कि हमारे पास जब O3 के अंदर बच्चे आ रहे होते हैं तो उनके पाक स्टडी इस्लाम है तो उर्दू का पेपर हो जाता है। और होता ये है कि पाक स्टडीज़ के अंदर पेपर 1 इज़ हिस्ट्री, पेपर 2 इज़ ज्योग्राफी, इस्लामियत का पेपर 1 का सिलेबस डिफरेंट है, पेपर 2 का सिलेबस डिफरेंट है। सो दे हैव दिस मिसकंसेप्शन इन O3 एज़ वेल कि पेपर 1 का सिलेबस डिफरेंट होगा बिज़नेस स्टडीज़ का और पेपर 2 का सिलेबस डिफरेंट होगा। नो, दिस इज़ नॉट द केस। इस चीज़ को यहाँ पे समझ लिएगा। पूरा सिलेबस पेपर 1 के अंदर भी है, पूरा सिलेबस पेपर 2 के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस सम और पर्टिकुलर टॉपिक्स इन पेपर 1 एंड पर्टिकुलर टॉपिक्स इन पेपर 2, ऐसा कुछ भी नहीं है। द एंटायर सिलेबस वुड बी असेस्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाती है कि ये डिफरेंस भी हमारे पास नहीं है। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पेपर 1 एंड पेपर 2 इज डेटा रिस्पॉन्स एंड केस स्टडी।
नाउ लेट्स ब्रेक डाउन कि सर व्हाट इज डेटा रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज केस स्टडी, समझते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे अच्छी टिप जो आज तक मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज, इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द की वर्ड्स और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द की वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज, वो ये है कि आप वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, डेटा, रिस्पॉन्स। आज जो ब्रेक डाउन करते हैं, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है हमारे पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब से सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एग्जामिनर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस होगा रैंडम, उसकी सिचुएशन आपको प्रोवाइड करेगा। अब हम इसे रेफर करते हैं विद द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो उर्दू और इंग्लिश के अंदर हमारे पास, इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, उर्दू के अंदर हमारे पास तफहीम निगारी होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अंदर क्या होता है? द एग्जामिनर प्रोवाइड्स यू अ पैसेज। उस पैसेज के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टोरी है, कोई पर्टिकुलर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आप उसे रीड करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, और उसी पैसेज के नीचे हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और द पैसेज। उसको देखते हुए आप उसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सिमिलरली बिजनेस स्टडीज के अंदर भी जो डेटा रिस्पॉन्स है वो ये है कि डेटा इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ बिजनेस सिचुएशन, कि एक्स और वाई दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस, नाउ दे हैव अ बिजनेस ऑफ कार रिपेयरिंग। और तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास वो वहाँ पे गिवन होगी, 7 to 8 लाइन्स की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी। आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वहाँ पे नीचे जो क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो कैंडिडेट मतलब आप लोग जो है उस क्वेश्चंस को पढ़ के उसे अटैम्प्ट करेंगे। अब सर डेटा रिस्पॉन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कंसाइज होती है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब कोई डिटेल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज नॉट गिवन, कि पूरी की पूरी सिचुएशन ऑफ द बिजनेस वहाँ पे गिवन हो कि बिजनेस स्टार्ट ऐसे हुआ, बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस में ये प्रॉब्लम्स थे, बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या है, मार्केटिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं गिवन है। रैंडम वेग सी, शॉर्ट सी, कंसाइज सी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है इन 7 to 8 लाइन्स। आफ्टर रीडिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, उसके नीचे आपके पास क्वेश्चन होंगे। सो दिस इज डेटा रिस्पॉन्स। पेपर 2 के अंदर द एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग यू अ केस स्टडी। अब सर केस क्या है? केस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन होगी। The examiner is going to provide you a detailed information of a particular business. अब डिटेल का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेज, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ, बैकग्राउंड स्टोरी, फिर एचआर के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों। तो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी अलॉन्ग विद द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड स्टोरी, सब कुछ गिवन होगी। और जो केस स्टडी होती है वो डिटेल्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लेंदी होगी, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डेटा रिस्पॉन्स। और यहाँ पे आपके पास फिर इसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अटैम्प्ट करना। तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का बेसिकली अगर देखा जाए, the basic difference between the data response and case study is the amount of information that the examiner provides. Data response के अंदर information कम होती है, case study के अंदर information ज़्यादा होती है, that's it. दूसरी चीज़, data response पूरे सिलेबस में कोई भी चैप्टर्स में से आ सकता है, केस स्टडी भी आपके पास कंप्लीट सिलेबस को असेस कर रही होती है। अब यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर डिफरेंस क्या है फर्दर हमारे पास रिगार्डिंग दी डेटा रिस्पॉन्स एंड केस स्टडी? पेपर 1 के अंदर होगा कि आपके पास कि लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्स वाई जी कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, उसके आपके पास एग्जामिनर हैज़ प्रोवाइडेड यू आर डेटा रिस्पॉन्स। अब उसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर ए 1 बी 1 सी 1 डी और 1 ई, 5 डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो वन क्वेश्चन इज कंप्राइज ऑफ 5 डिफरेंट पार्ट्स, और इसके मार्क्स कैसे होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 ए वुड बी ऑफ 2 मार्क्स, 1 B of 2 marks, C 4 marks, D 6 marks, E 6 marks। तो आपके पास यहाँ पे टोटल अगर आप इसे एडअप करते हैं तो आपके पास ये 20 होगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 80।
तो इसका मतलब क्या है कि वन क्वेश्चन इज कंप्राइज ऑफ 5 डिफरेंट पार्ट्स एंड वन क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स, 20 × 4 दैट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इज इक्वल्स टू 80। ये आपके पास हुआ, ये आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा। इसी तरीके से आपके पास 4 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे एक और क्लियर हो जाती है कि 4 डिफरेंट डेटा responses for 4 different questions। हर क्वेश्चन के लिए अलग पर्टिकुलर डेटा रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड होगा बाय द एग्जामिनर। हर क्वेश्चन के लिए डेटा रिस्पॉन्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस इज द केस। पेपर 2 के अंदर एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ केस स्टडी, और यहाँ पे एग्जामिनर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर केस स्टडी प्रोवाइड करेगा। सर क्यों? क्योंकि केस स्टडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। केस स्टडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। सो द एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग यू अ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पेपर 1 के अंदर हमारे पास ये है कि जो इन्फॉर्मेशन कम है तो वो सफिशिएंट नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बिकम इनसफिशिएंट। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और 4 डिफरेंट डेटा रिस्पॉन्सेज होते हैं फॉर द 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। लेकिन पेपर 2 के अंदर एक केस स्टडी, और उस केस स्टडी के ऊपर चारों के चारों क्वेश्चंस क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। So this is the paper pattern, and this is the breakdown of the paper one pattern in terms of time, duration, marks, and all. Now we are heading towards the curriculum or the syllabus। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे बच्चे जब बुक खोलते हैं, जो हमारे पास पीटर स्टिम्सन, वन ऑफ द फेमस बुक, जो रेफरेंस बुक है हमारे पास, IGCSE बिजनेस स्टडीज बाय पीटर स्टिम्सन हमारे पास। अब उस बुक के अंदर देखेंगे, एंड व्हेन यू लुक एट द टेबल ऑफ द कंटेंट्स और द सिंपल इंडेक्स एट द फर्स्ट पेज, तो वहाँ पे बच्चा परेशान होना शुरू हो जाता है और घबराना शुरू हो जाता है। वो कहता है इतने सारे चैप्टर्स हैं, मतलब अराउंड वी हैव 35 to 36 चैप्टर्स टू कवर। बिजनेस स्टडीज़ इज़ वेरी लेंदी, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के अंदर तो फिर भी हमारे पास सिलेबस कंट्रोल में आते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ इज़ वेरी लेंदी हमारे पास। तो ऑल टुगेदर व्हेन यू ऐड अप ऑल द नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड द चैप्टर्स, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम अराउंड 35 to 36 चैप्टर्स। तो बच्चा यहाँ पे घबराना शुरू हो जाता है, और बच्चा यहाँ पे कहता है कि सर हमें 36 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मैथ्स के 40+ चैप्टर हैं, फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, इंग्लिश है, इसके साथ साथ हमारे पास इतने। सो कीप इट सिंपल, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, जब भी कोई चीज़ को देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वेयर द रेड ग्लासेस, तो यू विल सी द वर्ल्ड इन द रेड कलर। और इसी तरीके से व्हेन यू वेयर द येलो ग्लासेस, तो आपको हर चीज़ येलो नज़र आ जाएगी। तो इट डिपेंड्स ना कि आप कौन सा ग्लास पहनना चाहते हैं और आपको दुनिया को किस नज़र से देखना है। तो हम इसको इस तरीके से, इट्स अ थॉट प्रोसेस और इट्स अ गेम ऑफ द माइंड, कि आप उसको दें कि नहीं 36 चैप्टर नहीं, वी हैव टू कवर 6 यूनिट्स। तो जब मैं इसको कहूँगा ना कि 6 यूनिट्स कवर करने हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बच्चे को एक सब्र आ जाएगा कि हाँ यार 6 यूनिट्स तो हैं। अब उस 6 यूनिट्स के अंदर वी हैव मल्टीपल सब टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट्स इट। तो आ जाए ज़रा सिलेबस को देखते हैं। अब सिलेबस के अंदर टोटल एज वी डिस्कस कि वी हैव 6 डिफरेंट यूनिट्स टू कवर। अब सर ये जो 6 यूनिट्स हमें कवर करने हैं, इन 6 यूनिट्स के नाम क्या हैं एंड क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं सीक्वेंशली एक एक यूनिट को डिस्कस करते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, ताकि यू कैन गेट एन आइडिया। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हाउ दिस सिलेबस इज डिज़ाइन एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स, व्हाट इज़ द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, उसका आपको आइडिया हो जाए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। अब से अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, बेसिक चैप्टर। एंड हाउ दिस सिलेबस इज डिजाइन, इसको भी ज़रा देखिएगा। होता क्या है हमारे पास कि आप 5 क्लास में, 6 क्लास में, और इन योर प्राइमरी और अर्ली सेकेंडरी क्लासेस के अंदर यू एक्चुअली गेट फैमिलियर विद द इंग्लिश, विद द मैथ, उर्दू, साइंसेस के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स कवर कर लेते, इवन यू आर फैमिलियर विद द सोशल स्टडीज़ एंड ऑल। लेकिन इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस ये कब पढ़ते हैं?
ये आप पढ़ते हैं व्हेन यू गेट इनरोल योर सेल्फ फॉर द अपेयरिंग सब्जेक्ट्स, मतलब आपको पेपर अपेयर करना है या फिर आप 9th क्लास के अंदर जाते हैं, दैट इज़ एन इंट्रोडक्टरी ईयर फॉर द ओ लेवल्स। तो अचानक से आप देखते हैं इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, अकाउंटिंग इंटायरली डिफरेंट है ना, इससे पहले तो आपने नहीं पढ़ा हुआ। तो सिलेबस डिज़ाइन ही इसी तरीके से हुआ हुआ है कि जो फर्स्ट यूनिट है और जो इनिशियल चैप्टर है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी, दिस वन, इसके अंदर एग्जामिनर इज गोइंग टू मेक यू फेमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस होता क्या है। लिटरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लासेस विद द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, के व्हाट इज बिजनेस विद द एग्जांपल्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस होता क्या है, स्टार्ट क्यों होता है, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस के एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स अ बिजनेस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, different types of business activities, different types of business sectors, what are the objectives. So the basic chapters would be covered so that the students can get familiar with the basic chapters and the core foundation of the subject. जैसे हमारा यूनिट वन कंप्लीट होता है तो देन द सेकंड यूनिट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ सर व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज एचआर? आपने एचआर ज़्यादा सुना होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन रिसोर्स। अब सर व्हाट इज एचआर, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, आ जाए ज़रा इसको समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हमारे पास ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द लेबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बैंक है, उसके अंदर हमारे पास कैशियर है, ऑपरेशनल मैनेजर है, क्लीनिंग स्टाफ के अंदर डोमेस्टिक स्टाफ है। तो HR means the labor of an organization or the people that are employed in the business, that are working in the business। different type of activities होती हैं business के अंदर, accountants होते हैं, managers होते हैं, schools के अंदर teachers होते हैं, faculty staff होता है, management staff होता है। तो HR plays a vital role। अगर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है उसके अंदर अगर लेबर नहीं है हमारे पास, सो दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री कैन नॉट ऑपरेट। अब तो हमारे पास फिर इसके अंदर डिबेट भी आना शुरू हो जाती है बच्चों की कि सर AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी स्टिल हमारे पास एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल इज़ वेरी कैपिटल इंटेंसिव, उसके पास बहुत अच्छी मशीनरीज हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल विदाउट द डॉक्टर्स, विदाउट द सर्जन्स, विदाउट द मेडिकल स्टाफ, दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल कैन नॉट ऑपरेट एंड दे कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज। तो HR मैनेजमेंट और HR पर्टिकुलर ये जो चैप्टर होगा इसके अंदर हम करेंगे क्या, कि लेबर को हायर किस तरीके से किया जाता है, how the contracts are signed, how to evaluate and measure the performance of the labor, how to monitor the progress and the performance of the labor, how to manage and lead the labor, what are the different problems that can arise in the business regarding the labor, ये सब कुछ है। So it's a particular unit that is labor related। लेबर के रिलेटेड सारे इश्यूज, लेबर के रिलेटेड सारे जो फंक्शंस होते हैं उन सारी चीज़ों को हम इसमें यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज़ द सेकंड यूनिट। थर्ड हमारे पास यूनिट है दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग इज़ वेरी कॉमन, मार्केटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है इट्स वेरी कॉमन। आजकल तो बहुत सारे बच्चे शॉर्ट कोर्सेज भी कर रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, एंड यू हैव सीन नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं एडवर्टीजमेंट। लेकिन इन मार्केटिंग, इन एक्चुअल, इन मार्केटिंग the organization does not involve in advertisement and promotion only। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब हमारे पास ये भी होता है कि आपको यहाँ पे कंज्यूमर की नीड को अंडरस्टैंड करना है, पैकेजिंग डिसाइड करनी है, प्राइसेस को कंसिडर करना है, रिसर्च अबाउट द कस्टमर करनी है, ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टिजमेंट एंड प्रमोशन। आपके पास इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है कि पूछा गया है कि डू यू थिंक मार्केटिंग इज़ अबाउट एडवर्टिजमेंट एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो इट्स अ नो। मार्केटिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज इज़ द फ्रूट, यस सर ऑरेंज इज़ द फ्रूट, लेकिन ऑरेंज इज़ द ओनली फ्रूट, नो, दे आर नंबर ऑफ फ्रूट्स। सर ब्लैक कलर है हमारे पास, यस ब्लैक एक कलर है, क्या ब्लैक इज़ द ओनली कलर, नो, आप कहेंगे ब्लू भी है, येलो भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। तो इसी तरीके से एडवर्टिजमेंट एंड प्रमोशन इज मार्केटिंग, बट इट्स नॉट ओनली मार्केटिंग, दे आर डिफरेंट एरियाज और इट्स अ क्रॉस रिलेटेड फंक्शंस। मतलब मार्केट रिसर्च करना, कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना, पैकेजिंग करना, एडवर्टिजमेंट, प्रमोशन, प्राइसेस, ये सारी की सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ यूनिट है इट इज़ नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब सर व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है आईपैड पे। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट?
ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब हमारे पास ये होता है कि सर व्हाट इज ऑपरेशंस। A business is involved in multiple type of business activities. For example, Toyota is manufacturing cars. So manufacturing car is the operation of Toyota. HBL is providing the banking service. So providing the banking service is the operation of HBL. Apple is involved in the manufacturing of technological products and providing the technical services. तो ये है उसकी क्या है ऑपरेशन। जो बिजनेस जिस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है वो उसका ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फॉर विच द बिजनेस इज नोन बेसिकली। अगर एक देखा जाए तो कोर डिपार्टमेंट हुआ ना, टोयोटा कार मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो टोयोटा अगर कार्स के अंदर उसकी फॉल्ट आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि टोयोटा इज गोइंग टू फेस लॉस। टोयोटा इज गोइंग टू फेस अ डेंट इन द ब्रांड इमेज ऑफ द बिजनेस। टोयोटा इज गोइंग टू फेस द नेगेटिविटी। तो इसका मतलब हमारे पास यह है कि टोयोटा इज रिकग्नाइज फॉर इट्स कार, और कार्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, कि हाउ द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू मेंटेन एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट इनकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ये सब कुछ। तो ये सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें हमारे पास रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इट विल बी डिस्कस इन द यूनिट 4, दैट इज ऑपरेशन। इसके बाद हमारे पास है यूनिट 5, दैट इज नोन एज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंडामेंटल। अब सर व्हाट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंडामेंटल। फाइनेंस इज वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बगैर तो ऑपरेट कर ही नहीं सकता। इट्स वेरी क्लियर हमारे पास। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटल। तो आप देखते हैं ना कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, बजटिंग डिपार्टमेंट होता है हमारे पास। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है फाइनेंस, इस फाइनेंस के यूनिट के अंदर हम एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ लें कि इसके अंदर आपकी अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व होगी। सिर्फ थियोटिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके अंदर हमारे पास अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व होगी। और अकाउंटिंग वाला एरिया भी हम इसके अंदर कवर करने जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इट्स वेरी इजी टू कवर। लेकिन दो स्टूडेंट्स जो कि अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, तो उनको घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई ऐसा नहीं है कि पूरी अकाउंटिंग यहाँ पे असेस होगी। द बेसिक पार्ट वुड बी असेस। तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं आसानी से उस चीज़ को करवा दूंगा। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज़ वन ऑफ द एरिया जिसके अंदर फाइनेंस कैसे रेज होता है, बिजनेस के अंदर फाइनेंस कैसे आता है, हाउ दे मैनेजमेंट रेजेस द फाइनेंस, बैंक से जो लोन लेती है, ये सब कुछ। एंड अलॉन्ग विद इट वी हैव अ कैलकुलेटिव और कैलकुलेशन एरिया, न्यूमेरिकल एरिया, जिसके अंदर अकाउंटिंग की कैलकुलेशन और रेशियोज वगैरह सब कुछ है। तो ये हमारे पास पांचवा, फिफ्थ यूनिट है। देन द लास्ट यूनिट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब सर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है हमारे पास, व्हाट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ये एक पर्टिकुलर बिजनेस है एक्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, समझना इसको। अब ये जो एक्स एक बिजनेस है, लेट्स सपोज इट्स एन ए लेवल्स कॉलेज दैट इज ऑपरेटिंग इन कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर दिस पर्टिकुलर एक्स ए लेवल्स कॉलेज इज अ स्मॉल बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग। बस सिंपल है, इतना समझते हैं हम। हमारे पास एक बिजनेस है जो कि पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर ऑपरेट कर रहा है। अब हुआ ये हमारे पास कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आ जाता है, और एक पॉलिटिकल चेंज ये आता है कि गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है कि जितने भी हमारे पास ये एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, हमारे पास ये कैम्ब्रिज, फेडरल, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ये सब ख़त्म होगा, और हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर बोर्ड होगा दैट इज़ गोइंग टू ऑपरेट, एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ नेशनल करिकुलम। एक नेशनल करिकुलम दैट वुड बी फॉलोड। तो क्या अब ये कैम्ब्रिज ए लेवल्स कॉलेज सर्वाइव कर सकता है? नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास लीगल चेंज आ गया, पॉलिटिकल चेंज आ गया। तो लॉ जब चेंज हो गया है तो आपको, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द लॉज एंड द चेंजेस इन द लीगल सिस्टम। तो इसकी वजह से यू कैन नॉट ऑपरेट।
तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है कि आउटसाइड द बिजनेस हमारे पास ये जो पॉलिटिकल चेंज आते हैं, टैक्सेस के रिलेटेड नई पॉलिसीज़ आती हैं, इंटरेस्ट के रिलेटेड नई पॉलिसीज़ आती हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट या दूसरी जितनी भी हमारे पास लॉज एंड लीगल चेंजेस आती हैं, तो उससे बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का मतलब कि आउटसाइड द बिजनेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल चेंज, लीगल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, तो ये हमारे पास क्या है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड है मेरे बच्चों वो लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस कैन बी नेगेटिव और इन्फ्लुएंस कैन बी पॉजिटिव। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नेगेटिव नहीं होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब पॉजिटिव भी होता है हमारे पास। तो क्यों? नेगेटिव का मतलब क्या है हमारे पास कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस नेगेटिवली, अफेक्ट आ रहा है नेगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट। कैसे? अभी गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन व्हाट इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्सेशन रेट? तो फायदा है ना, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कट डाउन कर दिया, तो बिजनेसेस लोन बोरो करके बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो दूसरी पॉलिसीज फेवर में अनाउंस कर देती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास कि कोविड इज़ एन एग्जांपल, कि भाई कोविड हमारे पास पॉजिटिव भी था और कोविड हमारे पास नेगेटिव भी था। सब पॉजिटिव क्यों था? पॉजिटिव था जूम के लिए, जहाँ पे आप बैठ के भी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो जूम की रातों रात सब्सक्रिप्शन और जूम की स्टॉक प्राइस कहाँ पे चली गई थी? फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस ग्रो कर रहे थे बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर। फार्मास्यूटिकल बिजनेस जो वैक्सीन्स बना रहे थे, दे वर रिपोर्टिंग द स्काई रॉकेट प्रॉफिट्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव भी हो गया था, किसके लिए? एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, एयरलाइन के लिए, मल्टीपल बिजनेसेस वर फेसिंग द लॉस। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट है, जैसे आपका डॉलर महंगा हो जाता है, तो जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं तो दे विल गेट द पेमेंट इन द हायर रेट्स। तो वो जब करेंसी को कन्वर्ट करवाएंगे, तो डॉलर के कन्वर्जन रेट से पाकिस्तानी करेंसी जब डी वैल्यू हो गई है, कम हो गई, तो उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको अब ज़्यादा डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बाय द गुड्स और इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट द गुड्स। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इट कैन बी पॉजिटिव, इन कैन बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल चेंज आता है, लीगल चेंज आता है, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, वी आर गोइंग टू कवर इन दैट, इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ पे लॉजिकल चीज़ को देखिएगा कि हाउ दिस सिलेबस इज डिजाइंड। आप अगर देखें हमारे पास ये सेकंड से लेके फिफ्थ तक, ये क्या है हमारे पास? दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशंस। पहले एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको फैमिलियर करवाया बिजनेस से कि बिजनेस होता क्या है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ये पिलर्स ऑफ द बिजनेस है। इवन इफ अ पर्टिकुलर बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल, मल्टीनेशनल क्यों ना हो, यही चार डिपार्टमेंट्स होंगे: एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। तो एक्चुअली आफ्टर गेटिंग फैमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के साथ फैमिलियर करवाया जाएगा कि ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस। और फिर लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या पॉसिबल थ्रेट्स, क्या क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो दिस इज हाउ दिस सिलेबस इज डिजाइन। इज इट क्लियर? सो this is it for today. This is for today, and I'm wrapping up. So we are actually familiar with the paper pattern and the syllabus. So this is the first class of our of the session 2026. Thank you.